एक बार फिर से आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 44 है और हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से हम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक नलिटी थ्योरम और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर्नल और इमेज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ हम इन दो वेक्टर स्पेसेस के बारे में बात करते हैं। तो x और y भी दो वेक्टर स्पेसेस हैं और x से y तक मैपिंग f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग कहा जाता है। यदि यह निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है तो इस दो वेक्टर स्पेस x से किन्हीं दो वेक्टर u और v के लिए ये कंडीशन क्या हैं? यदि यह इस ट्रांसफॉर्मेशन f को u प्लस v पर लागू किया जाता है तो यह f u और प्लस f v के इक्वल होना चाहिए, ताकि इन दो कंडीशन में से एक के लिए यह एक कंडीशन है जो कि यह कहने के लिए आवश्यक है कि यह एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ रियल नंबर्स और वेक्टर के इस सेट से किसी भी स्केलर के लिए दूसरा और कोई भी वेक्टर u से x है। यह f इस बात को भी पूरा करता है कि इस स्थिति के मल्टीप्लिकेशन का f आपको इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो f के टाइम्स u के टाइम्स f u के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास लिनियरिटी के लिए इन दो कंडीशन की आवश्यकता है। एक यह कि f u प्लस भी f u प्लस f भी के इक्वल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन हमारे पास यह है कि यह मैप भी संतुष्ट होना चाहिए कि f के टाइम्स u के एक स्केलर नंबर है तो के टाइम्स u के मल्टीप्लाइड f u के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर दी गई दो कंडीशन में से एक पर टिप्पणी करने के लिए, इसलिए इन दो कंडीशन पर हमने अभी चर्चा की है। f u प्लस भी f u प्लस f भी के इक्वल है और f के u इसके टाइम्स f u के इक्वल है और इन दो कंडीशन को एक में जोड़ा जा सकता है और यह इस प्रकार है कि f टाइम्स के 1 प्लस के 1 f u प्लस के 2 f भी के इक्वल है। हम इसलिए यहाँ हम मूल रूप से दो को जोड़ रहे हैं। तो एक यह इस u प्लस भी के अतिरिक्त के साथ था जो पहले से ही यहाँ है कि जो के 1 u प्लस के 2 पर f हमें f भी f के 1 u और प्लस f के 2 भी के इक्वल होना चाहिए। इसलिए उदाहरण के लिए पहले स्टेप में हम इसे के एक u के रूप में मान लेंगे और फिर प्लस यह के 2 भी। यह वास्तव में कंडीशन नंबर 1 है और कंडीशन नंबर 2 अब यह देती है कि ये के 1 f u और प्लस के 2 f भी होना चाहिए। इसलिए दोनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं। एक बार यहाँ यह कंडीशन है कि इस f पर के u प्लस के 2 भी जब हम यह लागू करते हैं और यदि यह के 1 f u और प्लस के 2 f भी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर से ध्यान दें कि के इक्वल है 0। उदाहरण के लिए दूसरी कंडीशन में अगर हम के इक्वल 0 मान लेते हैं जो हमें f देगा तो u में 0 यह वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है। यह एक 0 वेक्टर होना चाहिए तो f 0 वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। इसलिए यहाँ फिर से हमारे पास इस f u में 0 है। इसलिए जब हम इस 0 को f u से मल्टीप्लाई करते हैं तो f u इस वेक्टर स्पेस x में एक एलिमेंट है और फिर से इस एलिमेंट f u में हमें 0 एलिमेंट मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ हमें फिर से यह 0 मिल रहा है। f 0 के इक्वल होना चाहिए। इसलिए यह f u y का एलिमेंट है। इसलिए फिर से वही लागू होना चाहिए। जब हमारे पास यह 0 और इस y से प्राप्त कुछ है तो फिर से इस y में वेक्टर देना चाहिए ताकि यहाँ f 0 हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक लीनियर मैप इस डोमेन x से 0 वेक्टर तक इस रेंज y में 0 वेक्टर प्राप्त करता है। इसलिए यह एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिससे हम जल्दी से वेक्टर स्पेसेस की तलाश कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह f 0 के इक्वल होना चाहिए। इसलिए 0 को वेक्टर स्पेस y में वेक्टर के लिए मैप होना चाहिए। इसलिए हम कुछ ऐसे उदाहरणों को लेते हैं जहां हम इस लीनियर मैप्स को देखते हैं। इसलिए पहले मान लेते हैं यहाँ f
एक लीनियर मैप है एफ एक्स वाई जेड के साथ R3 टू R3 इक्वल है 2 x y 0 के। तो यहाँ इस R3 का प्रत्येक एलिमेंट जो इस एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया गया है और यह इस एक्स वाई और जेड के लिए मैप करता है, क्योंकि 0 उस पॉइंट एक्स वाई जेड से एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन है। तो क्या यह मैप एक लीनियर मैप है या नहीं, हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए हम इस R3 से दो एलिमेंट्स लेते हैं, इसलिए इस R3 एक के मेंबर ए बी सी हैं और दूसरा हमने इसे डैश बी डैश और सी डैश लिया है। और अब पहली प्रॉपर्टी की ये दो प्रॉपर्टीज़ यह हैं कि जब हम इस u प्लस भी पर f लागू करते हैं तो हमें एफ यू प्लस एफ भी मिलना चाहिए, और जिसकी हम यहाँ जांच करेंगे कि u प्लस भी का f, जिसका मतलब है कि यहाँ u प्लस भी का f इन दो एलिमेंट्स में से कुछ होंगे। यहाँ दो वेक्टर हैं तो ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश है, जो यहाँ पूरी तरह से u प्लस भी है। और अब हम यह देखना चाहते हैं कि इसका f क्या है। इसलिए परिभाषा के अनुसार फिर से परिभाषा इस तीसरे कोऑर्डिनेट को 2 0 पर सेट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह ए प्लस डैश और बी प्लस बी डैश के इक्वल होगा, और तीसरा आर्ग्यूमेंट 0 पर सेट किया जाएगा। तो इस तरह से मैपिंग को परिभाषित किया जाता है। तो अब हमारे पास फिर से R3 से यह वेक्टर है, क्योंकि मैप R3 से R3 तक है। और अब हम इस वेक्टर को इन दो वेक्टरों में से कुछ के रूप में लिख सकते हैं। पहला ए बी 0 और दूसरा ए डैश बी डैश और 0 है, क्योंकि यह दो वेक्टर और कुछ नहीं है बल्कि यह ए प्लस ए डैश और बी प्लस बी डैश है, और तीसरा एलिमेंट 0 है। तो यहाँ यह ए बी 0 फिर से परिभाषा के अनुसार है, यहाँ u का f है, क्योंकि u का f फिर से इस परिभाषा के अनुसार होगा जब हम u का f लेते हैं, यानी u एक बी सी हैं तो यह एक बी 0 होगा। तो अब यह बिल्कुल यहाँ ए बी 0 है, जिसे हम एफ यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ यह ए डैश बी डैश 0 यह कुछ नहीं बल्कि एफ भी है। तो हमने यहाँ जो देखा है वह यह कि u प्लस भी का एफ यू प्लस एफ भी के इक्वल है। इसलिए यह लिनियरिटी की पहली कंडीशन संतुष्ट होती है। और अब हम इसकी जांच दूसरे के लिए करेंगे, जो इस मामले में भी मामूली सा है। इसलिए किसी भी स्केलर नंबर के लिए यह कि हम इसके f को u में कंसिडर करते हैं, और परिभाषा के अनुसार इसके से u को बस इसे बी सी के प्रत्येक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यह के a और यह के b और के c होगा। तो अब यहाँ हम इसके u पर f प्राप्त कर रहे हैं, जिसका अर्थ है इसके a के b के c एलिमेंट पर f, और इस लीनियर मैप की परिभाषा के अनुसार हमें यह के a के b और यहाँ 0 के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए हम एडिशन के टर्म्स में फिर से उस विचार का इस्तेमाल करेंगे जो पहले इस्तेमाल किया गया था। अब हम इसके के b और 0 में से इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसके को इस पॉइंट ए बी 0 से बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसा करने से हमें के टाइम्स यह ए बी कॉमा 0 मिल रहा है, और यह और कुछ नहीं बल्कि फिर से के टाइम्स और u का फंक्शन है। इसलिए इस टाइम्स u का फंक्शन है। तो हमने यहाँ फिर से दूसरी प्रॉपर्टी की जांच की है कि जब हम के u पर f लागू कर रहे हैं तो हमें u पर या मैप u पर यह के टाइम्स फंक्शन वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ दोनों कंडीशन एफ यू प्लस भी एफ यू प्लस एफ यू एफ भी के इक्वल है, और एफ टाइम्स एफ भी है। जब हम इसे के यू पर लागू करते हैं तो हमें के टाइम एफ यू मिल रहा है। इसलिए लीनियर मैप की दोनों प्रॉपर्टीज संतुष्ट होती हैं, और इसलिए यह दिया गया मैप जो पॉइंट एक्स वाई जेड से एक्स वाई 0 तक मैप करता है, यह एक प्रोजेक्शन मैप है जो कि एक लीनियर मैप है, जिसे हमने अभी यहाँ सिद्ध किया है। ठीक है, तो हम एक और उदाहरण लेंगे। इस फंक्शन f ने मैप को एफ एक्स वाई के रूप में परिभाषित किया है। जब हम इसे एक्स वाई पर लागू करते हैं तो हमें x प्लस 1 वाई प्लस 1 प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह लीनियर मैप है या नहीं है, और यह यहाँ से स्पष्ट है, क्योंकि लीनियर मैप की प्रॉपर्टीज में से एक यह होती है कि यह
हमेशा 0 से 0 तक मैप करता है और यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे 0 एलिमेंट में R2 है। यह कुछ और नहीं बल्कि 0,0 है जो R2 में एलिमेंट हैं, इसलिए इस F को 0,0 एलिमेंट को 0,0 एलिमेंट में मैप करना चाहिए। यदि यह एक लीनियर मैप है जो इस लीनियर मैप की एक आवश्यक कंडीशन है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जब हम इस F को 0,0 पर लागू करते हैं तो हम 1,2 प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह यह एक लीनियर मैप नहीं हो सकता है क्योंकि यह 0,0 एलिमेंट को 0,0 एलिमेंट पर मैपिंग नहीं कर रहा है, लेकिन यह 0,0 एलिमेंट को 1,2,0 में मैपिंग कर रहा है जो एक लीनियर मैप नहीं हो सकता है। इसलिए हम इन मैट्रिक्स में एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो लीनियर मैप्स की तरह ही हैं, क्योंकि हम कोई भी m क्रॉस n मैट्रिसेस लेते हैं और इस रूल से इस Rm से एक m में ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हम a को इस x मल्टीप्लाई करते हैं, x इस Rn से एक एलिमेंट है तो हमें Rm में एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ इस Rn से Rm तक के मैप की तरह है क्योंकि यह यहाँ इस परिभाषा x द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारा फंक्शन x की तरह है, इसलिए यह x इस x से मैपिंग कर रहा है जो Rn से y तक है जो Rm से है। इसलिए यदि यह A मैट्रिक्स में m क्रॉस है तो यह Rn से Rm में 1 एलिमेंट के लिए एलिमेंट को मैप करता है और यह आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि हम कंसिडर करते हैं अगर यहाँ इस m क्रॉस n को ऑर्डर करने के लिए यहाँ A एक मैट्रिक्स है तो यह A1 1 A1 2 और A1 n 2 1 A2 2 और आगे A2 n की तरह है और फिर यह M1 M2 के माध्यम से Ma और हमारे पास कम से कम एलिमेंट पर Mn है। तो यह A इस m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और अगर हम इस Ax को कंसिडर करते हैं जिसका मतलब है कि अब इस A को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x1 x2 और Rn से x है। इसका मतलब है कि इसमें m कंपोनेंट्स हैं तो x1 x2 x3 xn। और अब अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करते हैं तो क्या होगा, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसलिए यहाँ मिलेगा, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसी तरह, इसलिए हमें ये m रॉ मिलेंगी। तो यह mv रॉ है, यह पहली रॉ है, इसलिए यहाँ एक प्रोडक्ट के रूप में हमें एक वेक्टर मिलेगा क्योंकि इसमें m कंपोनेंट होगा और इसलिए यह वेक्टर Rm से संबंधित होगा। इसलिए जब हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यदि हम वेक्टर को Rn से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह Ax इस Rm स्पेस में एक वेक्टर होगा। तो इस m क्रॉस n ऑर्डर के सभी मैट्रिक्स हम एक लीनियर मैप के रूप में सोच सकते हैं। लीनियर मैप क्यों? क्योंकि ऐसे मैट्रिसेस की अच्छी प्रॉपर्टीज के कारण। तो पहले हमने जो देखा है वह यह है कि यह x कुछ और नहीं है बल्कि यह अब एलिमेंट x का मैपिंग कर रहा है जो Rn से था और यह हमें इस y में इस Rm में एक एलिमेंट दे रहा है, इसलिए यह Rn से Rm तक स्पष्ट है। और ये लीनियर प्रॉपर्टी है जो दो प्रॉपर्टीज हैं। जब हम u प्लस भी पर a लागू करते हैं तो u और भी वे इस Rn से एलिमेंट हैं, इसलिए जब हम इसे पर u प्लस भी लागू करते हैं तो हमें जो मिलेगा वही इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो a u प्लस a भी, और यही वह है जो हम लीनियर मैप की तलाश में थे। यह उन प्रॉपर्टीज में से एक है जो लीनियर मैप के लिए संतुष्ट होना चाहिए और दूसरा है a टाइम्स लैम्ब्डा u। तो a टाइम्स लैम्ब्डा u लैम्ब्डा टाइम्स a u के इक्वल होना चाहिए और यह मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए लीनियर मैपिंग की दोनों प्रॉपर्टीज m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए संतुष्ट हैं। इसलिए प्रत्येक m क्रॉस n मैट्रिक्स मैप करता है और इन मैट्रिक्स की ये मैट्रिसेस निश्चित रूप से रियल हैं। फिर यह Rn से एक एलिमेंट को
Rm में एक एलिमेंट में मैप करता है, तो यह एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे कि यह मैट्रिसेस एक लीनियर मैप के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ हम जो उदाहरण देखते हैं वह यह है कि यह f है जो R2 से R3 को मैप करता है और इस रिलेशन द्वारा दिया गया है कि f1 यह इस ST पॉइंट को R2 में लेता है और यहाँ यह 2s+3t -s+5t और 4s-3t इस R3 में एक एलिमेंट प्रदान करता है। इसलिए यह f एक लीनियर मैप है और हमें इसे जांचना होगा, और जांच करने का एक तरीका यह होगा कि हम R2 से दो एलिमेंट को लें और फिर देखें कि क्या यह f जब इस u प्लस v पर लागू होता है तो हमें fu प्लस f भी मिलता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि f एक लैम्ब्डा u लैम्ब्डा टाइम fu के इक्वल है। इसलिए हम इस मैप पर उन दो कंडीशंस की अलग अलग जांच कर सकते हैं। दूसरी संभावना है कि हम वास्तव में यहाँ देखेंगे कि हम इस पहले कंपोनेंट से इस fst को यहाँ भी लिख सकते हैं, हम इस s को निकाल सकते हैं और फिर हमारे पास 2-1 और 4 2-1 और 4 और प्लस यह t हैं। हम कॉमन ले सकते हैं और फिर हमारे पास 3-5-3 हैं। इसलिए यहाँ इन दो वेक्टरों का जोड़ बिल्कुल दिए गए वेक्टर हैं जो कि f इस st को इस दिए गए वेक्टर से मैप करता है। हमारे पास बिल्कुल वही वेक्टर है लेकिन हमने दो वेक्टरों में तोड़ दिया है। और अब यह है कि अगर हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करते हैं जिसे हम इसे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि s को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है और t को यहाँ इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और यह बिल्कुल मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इसलिए यदि हम इन दो कॉलम को मैट्रिक्स के पहले और दूसरे कॉलम के रूप में रखते हैं और फिर यह s t फिर से एक कॉलम वेक्टर है, इसलिए वह मल्टीप्लिकेशन जो वास्तव में इस वेक्टर प्लस t टाइम्स इस वेक्टर को देता है, इसका मतलब है कि हम इसे इस मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं जिसके कॉलम ये दिए गए वेक्टर हैं जो R2-1 4 और 3-5-3 और st हैं। फिर हम वहाँ कॉलम वेक्टर के रूप में रख सकते हैं। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जब हम यहाँ इस प्रोडक्ट को 2 टाइम्स s+3t जो कि पहला मेंबर है, यहाँ -s+5t जो कि दूसरा मेंबर है, और 4s+-3t जो कि तीसरा मेंबर है। इसलिए यह दी गई मैपिंग इस मैट्रिक्स द्वारा बिल्कुल परिभाषित है जो 2-3-1-5-4-3 है। तो यह f दिया गया मैप और कुछ नहीं बल्कि यहाँ यह मैट्रिक्स है। और फिर हमने देखा है कि ये R मैट्रिसेस लीनियर मैप हैं, इसलिए हमें कुछ और जांचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसे ऐसे ही मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसलिए यह एक लीनियर मैप होना चाहिए। इसलिए इसकी मूलभूत डेरिवेशन के बिना यह दिखाने के लिए कि यह लीनियर मैप है, हमने इस तरह से लिया है कि हम इसे एक मैट्रिक्स मैप के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसलिए यह f एक लीनियर मैप है क्योंकि हमने मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखा है और मैट्रिक्स लीनियर मैप हैं। इसलिए यहाँ एक और पॉइंट पर चर्चा की जानी चाहिए जिसे एक लीनियर मैपिंग की टर्म्स और इमेज कहा जाता है, और यह f को फिर से एक लीनियर मैप होने देता है जो x से एलिमेंट्स को y के एलिमेंट्स में मैप करता है, और कर्नल f को परिभाषित किया गया है कि कर्नल f की परिभाषा वेक्टर स्पेस एलिमेंट्स से x एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हैं जैसे कि वे y में एलिमेंट को मैप करते हैं। इसीलिए यह यहाँ कर्नल है, तो हमारे पास यह वेक्टर स्पेस x है, हमारे पास यह वेक्टर स्पेस y है, और कर्नल क्या है, हम इन सभी पॉइंट्स को यहाँ x में एकत्र करेंगे, और यदि वे y में इस शून्य एलिमेंट को मैप करते हैं तो सेट इस मैपिंग f का कर्नल कहा जाएगा। इसलिए यह x के सभी एलिमेंट के कर्नल की परिभाषा है जो y में शून्य एलिमेंट को स्वाभाविक रूप से शून्य एलिमेंट पर मैप करता है और उसे वहां होना चाहिए
क्योंकि शून्य को लीनियर मैप के लिए शून्य पर मैप करना चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से यह इस कर्नल में शून्य होगा। लेकिन इस कर्नल में शून्य एलिमेंट्स के अलावा कई अन्य एलिमेंट भी हो सकते हैं। एक दूसरा है जिसे इमेज कहा जाता है। एफ की इमेज को परिभाषित किया गया है क्योंकि वाई वेक्टर स्पेस से एलिमेंट वाई वे एलिमेंट जहां x में x मौजूद है जिसके लिए एफ एक्स वाई है। तो वास्तव में यह वह इमेज है जिस पर हम आमतौर पर चर्चा करते हैं, जिस पर हम यहाँ कंसिडर करते हैं, जिससे हम केवल y के उन एलिमेंट्स को एकत्र करेंगे जो इस x से कुछ एलिमेंट्स का मैप हैं। ठीक है, तो इन दो परिभाषाओं के साथ कर्नल f और इमेज f। इस सरल उदाहरण को देखते हैं जो एफ एक्स वाई जेड जो कि फिर से एक प्रोजेक्शन मैप है। तो इसलिए यहाँ कोई भी एलिमेंट R3 में यह एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट पर मैप कर सकता है जो कि y शून्य है। तो इमेज f क्या है? इसलिए इमेज f वह है जिसे हम y के सभी एलिमेंट्स में खोज रहे हैं जिनकी प्री इमेज x में है, जिसका अर्थ है कि सभी पॉइंट्स R3 में ABC हैं, जिसका तीसरा कंपोनेंट शून्य है क्योंकि वे y के कैंडिडेट्स हैं। और इसके अनुरूप एलिमेंट जब C शून्य होता है तो X में अनुरूप एलिमेंट भी होता है, और यह और कुछ नहीं बल्कि A और B है। इसलिए यहाँ इस मैपिंग की इमेज कुछ नहीं बल्कि सभी पॉइंट्स ABC हैं जिसका तीसरा कंपोनेंट शून्य है, जिसका मतलब है कि A और B के लिए सभी पॉइंट्स शून्य हैं। यह फिर से वास्तविक संख्या से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर यह इमेज है। और जब हमने यहाँ उन सभी पॉइंट को सेट कर दिया जहाँ यह तीसरा कंपोनेंट शून्य है तो यह एक्स वाई प्लेन के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इमेज, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, यह मैपिंग कुछ भी नहीं बल्कि यह इस R3 में एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को मैप करती है। और यह ठीक उसी प्रोजेक्शन मैप के बारे में है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसलिए यह इमेज और कुछ नहीं बल्कि यह एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि यह केवल एक्स वाई प्लेन के पॉइंट को मैप करता है। इसलिए इमेज एक्स वाई प्लेन में है। यह कर्नल एक्स से वे सभी पॉइंट हैं जिनका मैप शून्य है, वे शून्य पर मैप करते हैं। इसलिए यहाँ इस लीनियर मैप की परिभाषा के अनुसार यहाँ कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड यह एक्स वाई और शून्य को मैप करता है। तीसरा शून्य पर सेट किया जाएगा, इसलिए हमें वे सभी एलिमेंट चाहिए जिनके एक्स में वे एलिमेंट हैं जिनका मैप शून्य एलिमेंट के रूप में है। इसलिए यदि हम यहाँ ए और बी शून्य के साथ एक पॉइंट लेते हैं तो और बी 0, तब हम इसे लागू करते हैं। तो पॉइंट यहाँ है कि यदि हम इस मैप को लागू करते हैं जहाँ या किसी भी एलिमेंट पर जहाँ हमने यह पहला शून्य और दूसरा कंपोनेंट शून्य लिया है, तो यह 0 0 0 एलिमेंट के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस R3 में एक शून्य एलिमेंट है। इसलिए हम इस R3 में उन पॉइंट्स की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनका एलिमेंट उनकी इमेज Y में शून्य एलिमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यह इस मैपिंग के कर्नल का निर्माण करेगा। और यह बिल्कुल Z अक्ष है क्योंकि Z अक्ष पर अक्ष 0 और Y 0 है। इसलिए पूरा Z अक्ष को R3 में इस शून्य एलिमेंट से मैप किया जाएगा। और यह यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि यह Z अक्ष, जब हम Z अक्ष का प्रोजेक्शन लेते हैं तो Z अक्ष जो और कुछ नहीं बल्कि ओरिजिन है, जिसका अर्थ है R3 में एक एलिमेंट। तो यहाँ इमेज एक्स वाई प्लेन है और F का कर्नल Z एक्सिस के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि पूरा Z एक्सिस इस ओरिजिन के लिए मैपिंग कर रहा है। और इस इमेज का अर्थ यहाँ है कि एक्स वाई प्लेन में सभी पॉइंट्स इस मैपिंग की इमेज है। तो यहाँ एक अच्छी थ्योरम है कि f x से y एक लीनियर मैपिंग हो, फिर f का कर्नल। इसलिए f का यह कर्नल और x का एक सबस्पेस है और f की इमेज भी x का एक सबस्पेस है। इसलिए हम यहाँ औपचारिक रूप से यह साबित नहीं करने जा रहे हैं कि कर्नल और इस इमेज की परिभाषा के अनुसार यह बहुत सरल क्यों है। हम मान सकते हैं कि वे एक सबस्पेस बनाएंगे क्योंकि
कर्नल कुछ और नहीं बल्कि यहाँ वे सारे एलिमेंट्स हैं जो शून्य पर मैप करते हैं, इसलिए हमें मूल रूप से सबस्पेस की करीबी प्रॉपर्टीज़ को देखना होगा। इसलिए यदि हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं और वे शून्य पर मैप करते हैं तो उनका योग भी शून्य पर मैप होगा, इसलिए इस जोड़ का योग भी यहाँ उसी कर्नल से संबंधित होगा। और इसी तरह इमेज के लिए भी हम बिल्कुल उसी विचार को कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पॉइंट यह है कि कर्नल और इमेज सबस्पेस बनाते हैं। और एक और अच्छी थ्योरम है जिसका उपयोग बाद में किया जाएगा। मान लीजिए कि यह x1 x2 x3 xm एक वेक्टर स्पेस x को स्पैन करता है और मान लीजिए कि f एक लीनियर मैप है। फिर इन पॉइंट की इमेज यहाँ है कि x से ये वेक्टर जो वेक्टर स्पेस x को स्पैन करते हैं। तो यह fx1 fx2 fxm भी इमेज f को स्पैन करेंगे। इसलिए यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर हमें यह स्पेस x से वेक्टर को ज्ञात है और हम जानते हैं कि ये वेक्टर वेक्टर स्पेस x को स्पैन करते हैं और हमें यहाँ मैपिंग f ज्ञात है, तो ये fx1 fx2 fxm सिर्फ इमेज f को स्पैन करेंगे। और इसे सिद्ध करने का विचार बहुत आसान है। इसलिए यदि अब हम इमेज f में एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ x मौजूद है, क्योंकि यह इमेज में एक पॉइंट है, इसलिए इस वेक्टर स्पेस x में x मौजूद होना चाहिए ताकि यह f(x, y) के इक्वल हो। और फिर हम इसे x लेते हैं क्योंकि इस वेक्टर स्पेस x के किसी भी एलिमेंट को x x2 x3 xm के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर स्पेस x को स्पैन करते हैं, इसलिए इसे लेकर हमने इस x को x के टर्म्स में दर्शाया है। इसका अर्थ है कि इन x का एक लीनियर कॉम्बिनेशन I है। और अब हम इसे x पर एक लीनियर मैप f पर लागू करते हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से y एलिमेंट देगा। तो यह f1 x है और मैप की लीनियरिटी के कारण हम इस f को यहाँ इस x अरीज के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हैं जो कि लीनियर मैप की परिभाषा है। इसलिए हमारे पास f अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 और इसी तरह अल्फा 1 और f1 x1 प्लस अल्फा 2 के इक्वल होगा और f1 x2 और आगे इसी तरह। तो यह लिनियरिटी की वजह से है। और अब हम जो देखते हैं वह यह है कि यह y एलिमेंट हमने इस x fxm के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है और यह ठीक वैसा ही है जैसे कि वेक्टर स्पेस y में कोई भी एलिमेंट y हम इन वेक्टर fxi's को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये वेक्टर fxi इमेज f को स्पैन करेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स मैपिंग का कर्नल और इमेज है। इसलिए क्योंकि यह मैट्रिक्स या लीनियर मैप्स भी हैं, तो यदि हम इन 3 रॉ और 4 कॉलम्स के इस सरल उदाहरण को कंसिडर करते हैं और उदाहरण के लिए हम यहाँ R4 से सामान्य आधार E1 E2 E3 E4 को लेते हैं। ये R4 के स्टैंडर्ड आधार हैं जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो पिछले थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि E1 E2 E3 E4 एक ही इमेज को स्पैन करेगा। तो अब हम इसे कंप्यूट करते हैं कि E1 E2 यहाँ ये संख्याएं क्या हैं। इसलिए यदि हम और E1 लेते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा बल्कि एक पहला होगा और फिर हम यहाँ भी एक और फिर C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे E1 E2 E3 और E4 मिलेगा। तो यहाँ ये वेक्टर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इसी तरह R3 में A4 B4 C4 ये R3 में वेक्टर हैं, ये इमेज में वेक्टर हैं और हम पिछले थ्योरम से जानते हैं कि यहाँ ये वेक्टर इमेज को स्पैन करेंगे। इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि इस इमेज R के स्पैनिंग वेक्टर जो कि R3 में है, इसलिए इसे की इमेज है। तो ये कॉलम यहाँ क्या है? ये इस दिए गए मैट्रिक्स के कॉलम हैं। इसलिए यह इमेज कुछ नहीं बल्कि कॉलम के स्पेसेस हैं। बिल्कुल, इन कॉलम की स्पैन वह कॉलम स्पेस है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।
और हमने जो देखा वह यह है कि इमेज इन कॉलम्स के स्पैन के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार इमेज स्पष्ट रूप से कॉलम स्पेस है। इसलिए जब हम यहाँ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं तो कॉलम स्पेस और कुछ नहीं है बल्कि वे स्पैन करेंगे कॉलम स्पेस और कुछ नहीं बल्कि एक ही इमेज है। इसी तरह कर्नल, क्योंकि कर्नल वे सभी पॉइंट होंगे जिनका मैप शून्य है, जिसका अर्थ है कि हम यहाँ सभी R4 में पॉइंट x की तलाश कर रहे हैं और जिसका शून्य R3 पर मैप है। तो इसका मतलब है कि हम वास्तव में इस मैट्रिक्स के नल स्पेस की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यह नल स्पेस की परिभाषा थी। इससे मेरा मतलब है कि इक्वेशन के इस सिस्टम के सभी सॉल्यूशन हमें नल स्पेस देते हैं। तो यहाँ कर्नल के रूप में यह नल स्पेस मैट्रिक्स मैपिंग के उस पिछले वाले कर्नल के नल स्पेस के समान है। यहाँ एक लीनियर मैप की रैंक और नलिटी है। तो अगर हमें याद है तो इमेज ए का कॉलम स्पेस है और फिर कॉलम स्पेस का डायमेंशन, जब हमने मैट्रिक्स की रैंक पर चर्चा की थी तो यह उस कॉलम स्पेस का डायमेंशन था जो वहां रैंक था। इसलिए यहाँ लीनियर मैप के टर्म्स में एक लीनियर मैप की रैंक एफ की इमेज का डायमेंशन होगा, तो एफ की इमेज रैंक होगी। इसलिए यह रैंक की अधिक व्यापक परिभाषा है, जो मैट्रिक्स के मामले में स्पेशल केस है। और हमने मैट्रिक्स की रैंक अवधारणा पर अलग से चर्चा की है। इसलिए मैट्रिक्स का रैंक कॉलम स्पेस का डायमेंशन था, लेकिन यहाँ हमारे पास अधिक व्यापक टर्मिनोलॉजी है जिसे मैपिंग एफ की इमेज कहा जाता है। इसलिए यह कर्नल एफ कुछ और नहीं बल्कि इमेज एफ का डायमेंशन है। इसी तरह कर्नल ए का नल स्पेस था। और यहाँ फिर से यह नलिटी, जिसे हम नल स्पेस का डायमेंशन कहते हैं, तो जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है, वह नलिटी है। इसलिए नलिटी कुछ और नहीं बल्कि कर्नल का डायमेंशन है। तो फिर से हमारे पास कर्नल की ये दो और परिभाषाएं हैं जो कि मैट्रिसेस के लिए हमने जिस रैंक पर चर्चा की है उसकी परिभाषा से अधिक व्यापक हैं। तो यहाँ एफ की रैंक एफ की इमेज का डायमेंशन है और नलिटी और कुछ नहीं बल्कि एफ के कर्नल का डायमेंशन है। और एक थ्योरम है जो कि फाइनाइट डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है और हम इसे एफ को एक लीनियर मैप मान लें तो यह रैंक प्लस नलिटी एक्स के डायमेंशन के इक्वल है। तो यह रैंक नलिटी थ्योरम हमने मैट्रिसेस के लिए भी चर्चा की है, जहां रैंक प्लस नलिटी वेरिएबल्स की संख्या थी, जो इस मामले में यहाँ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह R से Rm में मैप करता है। इसलिए यह वास्तव में इस डोमेन का डायमेंशन है, यहाँ x का डायमेंशन है। इसलिए रैंक प्लस नलिटी हमेशा x का डायमेंशन होता है कि मैट्रिसेस के लिए हमारे पास जो कुछ है उससे कुछ अधिक व्यापक परिणाम है। जब हम निष्कर्ष पर आते हैं तो हमने एक लीनियर मैप पर चर्चा की और लीनियर मैप को साबित करने के लिए हमें बस इस f को इस दिए हुए u प्लस के 2 भी पर लागू करना है। और अगर आपके एक f u प्लस के 2 f भी को प्राप्त करते हैं तब हम दिए गए मैप को लीनियर मैप कहते हैं। और हमने यह भी देखा है कि ये मैट्रिसेस भी लीनियर मैप हैं। और यदि मैट्रिक्स ऑर्डर mn को क्रॉस करता है तो वे Rn के एलिमेंट को Rm के एलिमेंट में मैप करते हैं। और यह एक ही इमेज में कुछ और नहीं बल्कि कॉलम स्पेस है और इस मैट्रिक्स के कर्नल यह लीनियर मैपिंग ए कुछ और नहीं बल्कि एक नल स्पेस है। तो ये वे संदर्भ हैं जिनका यहाँ इस्तेमाल किया गया है और आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद।